झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका। आज आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। जैव प्रक्रम का ये अंतिम भाग है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया जब संपूर्ण रूप से संपादित होती है तो ये जैव प्रक्रम भी समाप्त होता है। इसे हम लोग अनुरक्षण या मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो इसमें पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन चारों लगातार क्रिया करते हैं फुल कोऑर्डिनेशन में। तो हमें भोजन की प्राप्ति, फिर भोजन से ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऊर्जा की प्राप्ति, और फिर उनको रक्त के द्वारा सारे एक एक कोशिकाओं को पहुंचाना, और अनुपयोगी पदार्थ जो भी वर्ज्य पदार्थ इन सारे क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हुए उन्हें हम लोग किस प्रकार से निष्कासित करते हैं अपने शरीर से, क्योंकि वह टॉक्सिक होता है, अत्यंत जहरीला है, वो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए और इसे हमें लगातार समय समय पर आवश्यकता अनुसार बाहर निष्कासन करना आवश्यक है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। और इसी के संबंध में आज हम पूरी सिस्टम पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र, और उसमें किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है, विशेषकर यही सारी बातें आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित करना है। यही काम अभी हम लोग सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग पादप उत्सर्जन देखेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनमें बहुत कुछ ऐसा कुछ भी पदार्थ नहीं निकलता है जो कि हानि पहुंचाए। हर तरह से हमारे लिए लाभदायक ही पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पौधों के द्वारा, विभिन्न पेड़ों के द्वारा क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखें कि जैसा कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया, श्वसन क्रिया के बारे में समझ गए हैं, तो इसमें क्रमशः CO2 और O2 का विसरण पत्तियों के स्टोमेटा और अन्य भाग में लेंटिसेल्स होता है, स्टेम्स में और भी कई जगहों पर, ब्रांचेस में। तो ये लेंटिसेल्स पुराने पेड़ों में ज़्यादा ये सब दिखाई पड़ता है। इसमें स्टोमेटा और लेंटिसेल के द्वारा इन गैसों का विसरण होता है। आप लोग जैसा जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब दिन के समय काफ़ी तीव्र रहती है, तो इसमें से जो भी CO2 श्वसन क्रिया से निकलता है वो भी इसी में उपयोग हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए पौधे जो हैं वो हमेशा लाभदायक हैं। वो हमारा फाइनली प्राण वायु जो है ऑक्सीजन ही निष्कासित करते हैं। तो ये आप लोग सब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जान गए हैं कि फाइनल प्रोडक्ट हमको दिन के समय ऑक्सीजन ही मिलता है। रात के समय चूँकि सूर्य की रोशनी नहीं है, तो उस समय आपको श्वसन क्रिया दिखाई पड़ती है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जो कि फाइनल निकलता है, जो हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन दिन के समय ये नहीं समझना चाहिए कि श्वसन क्रिया दिन में नहीं होती। दोनों लगातार, श्वसन क्रिया तो हर क्षण होती ही रहती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन के समय होती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये आप लोग जो फर्स्ट मेरा पॉइंट है ये आपने देखा। अब दूसरा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। ये भी आपको मैं बतलाई थी कि जलवाष्प का परिवहन, जो अधिक जल जो हम लोगों ने जड़ में डाला था, तो उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस क्रिया अच्छे से हुई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, और जलवाष्प, कुछ अधिक जलवाष्प के रूप में पत्तियों के स्टोमेटा से बाहर लगातार निकलते रहती है। या दिन में जो है इसका अधिक हम लोग प्रभाव देखते हैं, और जैसे शाम हो जाती है तो इसका प्रभाव खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तीसरा है कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। बहुत सारे ऐसे एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं जो पुराने पेड़ों में, जो बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी हैं जिनके भीतर जाइलम पैरेन्काइमा, वुड पैरेन्काइमा, ये सब
बहुत ही मृत हो गई है और पुरानी हो गई, उसे हार्डवुड कहते हैं, उसमें संचित रहते हैं। कुछ पत्तियों और पुराने छालों में भी जमा रहते हैं, जिनका अलग होने पर पादप से निष्कासन होता है। आप लोग जानते हैं कि पुरानी पत्तियां पेड़ छोड़ते हैं, फिर उनमें नई पत्तियां लगती है, छाल भी वो छोड़ते हैं और पुराने नए छाल आने लगते हैं। ये सब मौसम के अनुसार आप लोग अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये सब आप लोग देखेंगे कि पतझड़ के टाइम में ये सारी पुरानी पत्तियां निकल गई। तो जब पत्तियां निकली या छाल निकला तो उस समय उसमें एब्सिसिक एसिड है, जिसके कारण ये निकल गया बाहर, तो इस तरह से इसका निष्कासन हो जाता है। अब ये चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें जाइलम में, वुड में टैनिन, रेजिन, गम्स, ये सब बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही वाइबल थिंग्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब हमारे जीवन में बहुत सारे मटेरियल्स बनाई जाती है जिसमें इनका उपयोग हम लोग काफ़ी मात्रा में करते हैं। आप लोग सब जानते हुए गम का उपयोग तो आप लोग भी बहुत करते होंगे। तो ये टैनिन, रेजिन, गम्स इत्यादि बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनके जाइलम में संचित रहता है, उसको निकाला जाता है। इसके बाद है कुछ पौधे जैसे कनेर। कनेर आप लोग देखे होंगे, हम लोग के आसपास बहुत सारा है। पीपल, बरगद, ये सब बहुत ही कॉमन बड़े बड़े पेड़ हैं जो हम लोग के आसपास हैं। ये इसमें दूधिया, जैसे ही पत्ते को तोड़ेंगे तो देखेंगे कि एक दूध, थोड़ा चिपचिपा दूध, वाइट एकदम इसमें से निकलता है। इसे हम लोग कहते हैं लेटेक्स। इसका भी उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये आप लोग चूंकि आपके आसपास में ही है तो आप लोग इसको तोड़ के देख सकते हैं। विज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टू ऑब्जर्व, यानी ध्यानपूर्वक किसी चीज़ का अध्ययन करना। ऐसे हम लोग देखते हैं, लेकिन देखना और ऑब्जर्व करना, गहनपूर्ण अध्ययन करना, ये दोनों में बहुत ही फर्क होता है। तो हमें आसपास, चूँकि हम विज्ञान पढ़ते हैं, तो हमें आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादियों को जरा ध्यानपूर्वक उसका विश्लेषण करना सीखना चाहिए। तो इसलिए आप लोग पत्तियों को तोड़कर देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो आप इन बातों को समझेंगे। इसके बाद बबूल के पेड़ हैं जिसमें गोंद और चीड़ पहाड़ों पे होता है, पाइन अंग्रेजी में से कहते हैं। इसमें रेजिन, रेजिन एक उत्सर्जी पदार्थ है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सारे चीज़ हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं और हमारे जीवन में इनका बड़ा महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों में उत्सर्जन में कोई भी ऐसी खराब चीज़ नहीं निकलती है, बल्कि सारी चीज़ें अच्छी निकलती है और हमारे लिए बहुत ही वो लाभदायी है। अब हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि छोटे छोटे जीव जो हैं एक कोशिकीय माइक्रोब्स वगैरह विसरण क्रिया द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट का निष्कासन करते रहते हैं अपनी सतह से। लेकिन अब जब हम लोग डिटेल सबसे उच्च प्राणी का सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको चित्र वगैरह और सारे रिएक्शंस को काफ़ी अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या क्या उत्सर्जी अंग हैं। तो जैसा कि श्वसन क्रिया में आप लोग पढ़ चुके हैं फेफड़े के बारे में, कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जलवाष्प, ये जो है ये उत्सर्जी पदार्थ है। हमने श्वसन क्रिया किया, ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को बाहर छोड़ा। तो ये उत्सर्जी पदार्थ मैंने हेडिंग दिया है, आप ध्यान से देखेंगे। अब दूसरा है किडनी। किडनी यानी कि ब्रिक। आप लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों सीखिए। ये किडनी है। किडनी का काम है मूत्र का फिल्ट्रेशन करना। मूत्र में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स और वाटर और कुछ पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स, बाइलिरुबिन वगैरह रहते हैं जो मिलाकर मूत्र कहते हैं। ये किसके ब्रेकडाउन से है, तो थोड़ा भी एक्सेस आपने एमिनो एसिड्स आपके शरीर में प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप जो बचा है, ज़्यादा तो यूज़ हुआ है, तो उसके ब्रेकडाउन से लगातार उसका टूटन होता है और टूटन से आपको यह प्राप्त होता है, यह मूत्र है। यूरिन इसे अंग्रेजी में कहते हैं और इसमें 90% एंड अबव वाटर ही है और बाकी ये सारे सॉल्यूट्स हैं।
जो मिला करके इसको मूत्र हल्के पीले रंग का ये आपका लिक्विड है जो अत्यंत टॉक्सिक है। पहले तो अमोनिया निकलता है, लेकिन अमोनिया धीरे धीरे यूरिया में लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हमारे शरीर में थोड़ा देर यूरिन रह भी सकता है, लेकिन हम लोग को रेगुलर इंटरवल्स पर हमें अपना मूत्र का निष्कासन जब जब ऐसी हमारी आवश्यकता होगी उसको हम लोग को छोड़ते रहना, नहीं तो वो भी एक गलत आदत है। इसके बाद त्वचा आप देख रहे हैं वो पसीना है। पसीना है कि हम अपने गर्मियों के दिनों में त्वचा के रोमकूप से हम लगातार कुछ जलवाष्प छोड़ते हैं। गर्मी ज़्यादा, तापमान अगर हमारे शरीर से अधिक तापमान होगा तो ये पसीना निकलेगा। यह उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन यही है, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स, वाटर, लेकिन बहुत ही हल्का है कॉन्सेंट्रेशन। और आप इसमें कभी कभी शर्ट वगैरह आप लोग पहनते हैं तो वाइट आप चिपका हुआ अपने देखे होंगे पसीना का, तो उसमें ये सारे सॉल्ट्स हैं, ये आपको दिखाई पड़ सकता है। ये कॉमन आपका एग्जाम्पल है, पसीना सूख जाता है तो कैसा हो जाता है। इसके बाद है यकृत। यकृत जो है वो बहुत सारा स्टोर हाउस है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों का भी और बुरी चीज़ों का भी। तो ये आरबीसी का निर्माण भी होता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन, लाल रक्त कणिका का ब्रेकडाउन होते रहता है और उससे कुछ बाइलिरुबिन प्राप्त होते हैं। बाइलिरुबिन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम रहना चाहिए, ये ज़्यादा थोड़ा भी होगा तो हमें बीमारियां होने लगती हैं, वो आगे मैं बताऊंगी। इसमें कलर पिगमेंट्स भी कुछ रिलीज होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, तो ये उसको कलर प्रदान करता है। हल्का अंबर कलर इसको बोलते हैं, हल्का पीला। और ये यूरोक्रोम, इसके द्वारा इसमें कुछ पिगमेंट्स के कारण वो उसका कलर आता है। लेकिन पानी भी कम पिएंगे तो भी आपका वैसा होने लगेगा, लेकिन इसीलिए आपको पानी पीते रहना चाहिए। अब पांचवा है आहार नाल, जिसका बड़ी आंत में जो वर्ज्य पदार्थ है, जो रेसिड्यू है, जो भोजन पच गया और बाकी जो बच गया उसे हम वर्ज्य पदार्थ कहते हैं या रेसिड्यू कहते हैं। वो मल के रूप में, फिकस के रूप में हमारे मल द्वार से बाहर किया जाता है। या मैं ये एक बात बता दूं कि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं है, ये रेसिड्यू बचा हुआ चीज़ है। जबकि आपने यहाँ देखा ये हमारे कोशिकीय, हर कोशिका में ये कार्य होता है और इसके फलस्वरूप तो ये एक तरह से रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। जबकि यहाँ आपको सवाल भी आता है कि निष्कासन और उत्सर्जन में क्या अंतर है, तो आपको बताना होगा कि ये वर्ज्य पदार्थ तो है ही, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, लेकिन ये रेसिड्यू है, ये बड़ी आंत में रेसिड्यू के रूप में यह बच गया है और इसे हम निष्कासन करते हैं। जबकि ये एक केमिकल रिएक्शन है, एमिनो एसिड्स का ब्रेकडाउन है, कोशिका में होता है और जिसके लगातार ये बनते रहता है। तो अगर हमने कुछ मूत्र की कमी हुई या कुछ ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ, तो कई प्रकार के बीमारियों को निमंत्रण करता है, आपको टॉक्सिसिटी आपके शरीर में बढ़ाता है। तो मैंने फाइनल एक प्रोडक्ट आपको नीचे लिख दिया है। प्रोटीन्स जो हम खाते हैं वो एमिनो अम्ल में सरल रूप में पाचन करके बनता है। इसमें क्या क्या तत्व होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर मुख्यतया हैं। ये 20 टाइप्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में होना ज़रूरी है और इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी एक्सेस है वो यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम लवण, जल और कुछ पित्त वर्णक, जैसे अभी मैंने बताया। इस सारे कंस्टिट्यूशन को हम मिलाकर मूत्र कहते हैं, अंग्रेजी में यूरिन कहते हैं। यहाँ मैंने एक किडनी का चित्र बनाया है आपको, जैसे कि अभी मैं आगे बताऊंगी कि पूरा जो हमारे अंदर सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र का, वो डिटेल अभी आगे बताएंगे। इससे पहले मैं एक किडनी, ये सेम के बीज का आकार का गहरा भूरा लाल रचना है और इसके अंदर क्या क्या रहता है इसका थोड़ा सा आगे का एक लाइट डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख रही हूँ, जिससे आपको इसके बारे में समझ आएगा। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये स्टोमक के नीचे
डॉर्सल भाग में यह एक जोड़ा है। कितना है ये? एक जोड़ा किडनी है। सेम का बीज आप लोगों ने देखा होगा, उसी आकार का है। ये बाहर से आप देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स है और भीतर से ये कॉनकेव है। इस पोर्शन को हम लोग बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, बीच में मेडुला कहते हैं और ये भीतर वाला हिलम है, जिससे कि आपका पेल्विस और यूरेटर निकल रहा है। तो ये 3 इसका मुख्य पार्ट है। इसके ऊपर में एक छोटी सी रचना मैंने बनाई हुई है जो कि एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड फिर वही एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब आप एड्रीनल ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए। और ये अगर कट जाए या किसी तरह से डैमेज हो जाए तो मृत्यु की भी संभावना है। तो इसलिए हम लोग को अपने शरीर की सुरक्षा अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तो अब इसको डिटेल में मैं दिखा रही हूँ आपको। आपने समझ गया, इधर कॉर्टेक्स है, बीच में मेडुला है, इधर पेल्विस है। ये पेल्विस यूरेटर में नीचे जाता है। यहाँ ग्लोमेरुल्स हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोमेरुल्स। ये नेफ्रॉन है जो कि 10 लाख के आसपास एक किडनी में रहती है और यही छानने की क्रिया, मूत्र छानने की क्रिया करती है। किससे करती है? तो रक्त से। रक्त आपको जैसा मैंने बताया है कि रक्त सारे चीज़ों का वहन करता है और डिज़ायर्ड जो भी ऑर्गन है वहाँ तक वो उसको पहुँचा देता है और वहाँ उसका फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप जो है वह पेल्विस और यूरेटर के द्वारा जो है आगे रिलीज़ होगा। तो यहाँ बस इसी को दिखाना ज़्यादा आवश्यक है। बाद में हम लोग डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम देखेंगे जिसमें आप लोग देख रहे हैं ये 15 से 16 पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं और इधर लाखों जो गोल गोल बिंदु बिंदु जैसे आप दिखा रहे हैं ये ग्लोमेरुल्स है और ग्लोमेरुल्स जो है इसमें ही वो छानने वाली क्रिया होगी। ये लाल जो आप देख रहे हैं मैंने बनाया, ये रीनल आर्टरी है और साइड में रीनल वेन बना दिया। तो जब रीनल आर्टरी सारे रक्त के जो ये सारे कंपाउंड्स हैं उनको लेके आया, उसको छाना और छान करके जब निकाल लिया तो जो रक्त बचा वो फाइनली रीनल वेन के द्वारा फिर पुनः मेन सर्कुलेशन में आ जाता है। तो इसका अब हम आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा कंप्लीट। आप लोग इसको पहले मैंने बता दिया इसलिए ध्यान रखेंगे, फिर से बोल देती हूँ। ये कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, यूरेटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये एड्रीनल ग्लैंड। किडनी का इंटरनल आपने स्ट्रक्चर देखा। अब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि यह कैसे इसकी पूरी बनावट है। तो आप लोग यहाँ देखें कि यह एक जोड़ा आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, गहरे भूरे गुलाबी डार्क कलर का है और ये सेम के बीज के आकार का है जैसे मैंने आपको बताया। यह स्टोमक के नीचे डॉर्सल पोजीशन पर अवस्थित है, एक जोड़ा है। अब इसका आप देखेंगे कि कनेक्शन कैसे कैसे है। तो ये है आपका लाल से आप जो देख रहे हैं ये महाधमनी अयोटा। आपने परिसंचरण तंत्र में देखा था कि वो अयोटा ही जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वह सब जगह जाकर रक्त पहुंचाते हैं और उसके बाद जो भी क्रिया हो जाती है तो फिर उस रक्त को वापस लिया जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि बड़ी बड़ी जो है उनको दिखाया गया है। तो ये अयोटा सबसे बड़ा और उसी तरह ये इन्फीरियर वेना केवा ब्लू जो नीचे से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाता है, यह है इन्फीरियर निम्न महाशिरा, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं। ये है, ये दोनों यहाँ पर आई और इसमें अंदर गई, आप देख रहे हैं। तो अयोटा जब अंदर गई तब इसे रीनल आर्टरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इसके अंदर प्रवेश किया है और रीनल आर्टरी का जो फंक्शन है वो करने के बाद जो इसमें रक्त डीऑक्सीजनेटेड हुआ, जैसा आपको मालूम है कि लाल रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड है विथ ऑल दैट गुड मटेरियल और बैड मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल, सब कुछ लेकर ये आया है
और यहाँ ये छानने का काम होगा, अच्छा चीज़ बच जाएगा और जो भी अपशिष्ट है वो इसमें से छानेगा। यह क्रिया हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमने शुरू से आपको बतलाया हुआ है, ब्लू कलर, पर्पल कलर से दिखाते हैं हम लोग, ये ब्लूइश पर्पलिश कलर, ये अब इसको हम लोग कहते हैं रीनल वेन। तो एक जोड़ा हुआ किडनी, तो एक जोड़ा रीनल आर्टरी भी हुआ और एक जोड़ा रीनल वेन भी हुआ, और इनके बहुत सारे पतली पतली शिराएँ निकलेंगी और ये आगे की कार्रवाई आप लोग अभी हम सिखाएंगे इसके बाद। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये यूरेटर है, पेल्विस से सारा कलेक्शन जो यूरिन का हुआ छानने के बाद वह इस यूरेटर के थ्रू जो है वह यूरिनरी ब्लैडर में आया है। यहाँ भी एक वाइट क्रीमिश कलर का आप देख रहे हैं, ये नली, इसे हम कहते हैं यूरेटर, मूत्रवाहिनी। सारा मूत्र पेल्विस में कलेक्शन होगा और ये कलेक्टेड यूरिन इसके द्वारा आकर यहाँ यूरेथ्रा में जमा होगा। कहाँ जमा होगा? यूरेथ्रा में जमा होगा, जिसे हम लोग, इसका जो ब्लैडर वॉल है काफ़ी मोटा रहता है और इसके अंदर एक ट्राइगोनल, ये स्थूल आप ध्यान से देखिएगा, तो एक ट्राइगोनल त्रिकोणीय एक स्ट्रक्चर है और यहाँ कलेक्शन हुआ और स्फिंक्टर मसल्स है। अकॉर्डिंगली जैसे ये आवश्यकता होगी ये उस तरह से ये ब्लैडर से समय समय पर ये आउटलेट होगा और मूत्र का निष्कासन होगा। तो ये यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ट्राइगोन, उसके बाद आपका हो गया यूरिनरी जो स्फिंक्टर मसल्स है और उसके बाद यूरेथ्रा, तो फाइनल ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। इसमें जेनाइटल सिस्टम भी दिखाया है, तो ये जब हम जेनाइटल सिस्टम पढ़ेंगे तब हम आगे बताएंगे। अब इसके अंदर की थोड़ी क्रियाविधि मैं आपको समझा दूं कि ये जो मूत्र का छानना और फिर मूत्र का निष्कासन, फाइनली इस क्रिया को मस्तिष्क के द्वारा ही सारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस मिलकर इसको ट्रिगर करते हैं और इसको कंट्रोल कह सकते हैं या कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें वासोप्रेसिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में रिलीज़ होता है, जमा होता है और ये पिट्यूटरी के द्वारा ट्रिगर होकर यह वासोप्रेसिन जो है वह यूरिन को कितना कंस्टिट्यूशन कैसा होगा यूरिन का ये भी तय करता है और उसका नर्वस सिस्टम जो मसल्स है को चेतना देते हैं कि अभी आपका मूत्र निष्कासन की आवश्यकता आपको है। तो यह जो चेतना आप प्राप्त होती है आपको, इसमें मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का और हार्मोन्स जो है वासोप्रेसिन का काम है। और इसका मुख्य कार्य आप लोग को पहले भी मैं बताई हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा पेशाब हो जाए या फिर ऐसा ना हो कि हो ही ना। तो ऑस्मो रेगुलेशन होना, वाटर का रेगुलेटेड, हर कोशिका को लगातार वाटर रेगुलेटेड वे में प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य होम्योस्टैसिस है और वाटर रेगुलेशन के कारण ही उसका तापमान हमेशा नियत रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स का भी इसमें बड़ा रोल है। तो अब हम आगे सीखेंगे कि ये जो हमारा किडनी है जिसका मैंने इंटरनल आपको थोड़ा बहुत समझाया, इसमें नेफ्रॉन है जो इकाई है, वो क्या है? इकाई है छानने की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है जो 10 लाख के आसपास एक किडनी में रहती है। तो एक इकाई कैसे कार्य करती है इसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि नेफ्रॉन एक इकाई है जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये कितना ज़्यादा, ये 10 लाख के आसपास है और इसका कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप लोग देखेंगे और इसका फाइनल फंक्शंस क्या क्या है। तो देखें, आपके लिए मैंने एक बना दिया है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट है? तो फर्स्ट पार्ट है मेल्फिजियन बॉडी,
जिसमें एक कप शेप का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, फनल, जिसे हम लोग कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। और इसी के अंदर ग्लोमेरुल्स तो आपको मैंने पिछले चित्र में दिखलाई थी, इसके अंदर आप ढेर सारा ग्लोमेरुल्स देख रहे हैं। तो ये फिर से मैं दोहरा दूं कि मैल्फिजियन बॉडी इस पोर्शन को कहा जाता है, जिसमें ये कप शेप का स्ट्रक्चर है बाउमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर आपका ग्लोमेरुल्स है। अब आगे दूसरा देखें, रीनल ट्यूब्यूल्स है। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है कि इसके आगे जो बहुत ही लंबा ट्यूब है, इसे रीनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इसका 3 पार्ट है। शुरू वाला जो पार्ट है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी जो नज़दीक में है। इसका हिंदी भी आप लोग देखेंगे। यह नज़दीक में जो है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये कॉइल्ड है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये पीला रंग का जो है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, अभी मैं उसी पर ही कंसंट्रेट की हूँ। और ये धीरे धीरे इसमें आप देख रहे हैं कि फिर ये नीचे जा रहा है। तो नीचे जब जाता है तो हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और यह नीचे जाकर एक पतला सा लूप बनाया जिसे हेनलेज लूप कहते हैं, और फिर ये ऊपर की ओर जाने लगा, और इसे कहते हैं असेंडिंग। अब असेंडिंग लूप हो गया है, आगे बढ़ गया है ट्यूब, और फिर यहाँ लास्ट में कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया है, जिसे फिर कहते हैं डिस्टल, मतलब होता है दूरस्थ। ये समीपस्थ था, ये दूरस्थ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी बाद में फिर कॉइल्ड हो गया है। और लास्ट पार्ट मोटा सा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। अब आगे आप देखें कि इसमें लाल जो है वो आप जानते हैं कि वो शुद्ध रक्त है, और ये ब्लू वाला जो है ये अशुद्ध रक्त है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं। अब यहाँ आप छानना क्रिया देखेंगे कि मूत्र का छानना कैसे होता है। यह 3 इसका पार्ट है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये मैल्फिजियन बॉडी है, बाउमेंस कैप्सूल इसको कहते हैं, कप शेप का है। इसके अंदर ढेर सारे ग्लोमेरुल्स हैं, और ये जो ट्यूब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ के ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं। फिर यह ट्यूब लंबा होता है, क्योंकि बहुत देर से धीरे धीरे सतह पर लगातार मूत्र छानने की क्रिया, रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया वगैरह होती रहती है, तो इसलिए ये इतना लंबा सा है। ये फिर नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब ये डिसेंडिंग और चल रहा है, और ये पतला सा लूप, हेनलेज लूप इसे कहा जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर आगे ये बढ़ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग और असेंडिंग ट्यूब। और फिर लास्ट में जाकर ये कॉइल्ड हो रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहा जाता है, और इसका यहाँ जॉइनिंग हो जा रहा है। इसे कहते हैं, ये मोटा सा है, ये कलेक्टिंग ट्यूब है। यहाँ आप थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि विभिन्न नेफ्रॉन्स जो है वो सब इसमें ज्वाइन करेंगे, और फाइनली ये कलेक्टिंग ट्यूब जो है वह पेल्विस में जाकर सारे यूरिन को जमा करेगा, और यूरेटर के द्वारा उसका मूत्राशय में जमा होगा। वो पियर शेप का जो स्ट्रक्चर मैंने दिखलाया था, और उसमें कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होकर फिर समय समय पर उसका हम लोग निष्कासन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इसे ही हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। अब ये नेफ्रॉन जो है ये पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, साथ में पूरे में रक्त नलिकाएं इसको पूर्णतया लपेटे हुए हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा दिखाया है। आप लोग इसका फंक्शन अब समझेंगे। ये 3 फंक्शन करता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखिए रक्त कैसे आ रही है, एफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि ला रहा है। ये एफरेंट आर्टेरियोल रक्त ला रहा है। रक्त कैसा है? रक्त ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इसमें शुगर है, सारे सॉल्ट्स हैं, वाटर है ढेर सारा, और जो भी वर्ज्य एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स, ये सारा लेकर के ये आया है। यहाँ ग्लोमेरुल्स जो है वो अत्यंत पतले पारदर्शी मेम्ब्रेन के बने होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसको हम लोग कहते हैं,
और इसमें चूँकि ये बाहर से मोटा है, भीतर थोड़ा पतला है, तो बहुत तेज़ी से इसके यूरिन का फिल्ट्रेशन हो जाता है बाय ऑस्मोसिस। और जो यूरिन बना, जिसमें अभी ग्लूकोज की भी मात्रा है, सॉल्ट्स वगैरह की भी मात्रा है, वो इसके द्वारा पिकअप कर लिया गया। और रक्त जो है, रक्त बहुत गाढ़ा द्रव हो गया है, जो ये इफरेंट आर्टेरियोल में जमा हो रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल पतली नली है कंपैरेटिवली, एफरेंट थोड़ी मोटी होती है, और यहाँ ग्लोमेरुल्स में इसका ट्रांसफरेंस हो गया। और यूरिन में जो मुख्य पदार्थ है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स, वाटर, पिगमेंट्स वगैरह के साथ साथ ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो इनको हम लोग को वापस करना है। और पानी भी बहुत ही ज़्यादा निकल गया है, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल में जो रक्त है वो बहुत ही गाढ़ा है, तो उतना गाढ़ा हमारे वापस नहीं जा पाएगा। तो अब ये धीरे धीरे धीरे, तो फर्स्ट पोर्शन हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी उच्च दाब पर यह प्रोफ्यूजली हम लोग कह सकते हैं ढेर सारा यूरिन, बहुत सारा पानी भी यह फिल्टर करता है। इसे हम लोग ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट कहते हैं। ये ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट फिर आगे बढ़ा। अब जैसा मैंने बताया, इसमें ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट्स वगैरह ज़रूरी, सोडियम पोटाशियम के आ गए हैं, इनको हमको वापस करना पड़ेगा। लेकिन एमिनो एसिड्स इसमें से परमेबल नहीं है, तो इसीलिए एमिनो एसिड्स वगैरह जो है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो इसके द्वारा इसमें नहीं आता है। अब आगे देखिए, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर से धीरे धीरे यहाँ फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, जैसा मैंने बतलाया कि उच्च दाब पर हुआ। अब आगे जब यूरिन बढ़ा तो धीरे धीरे इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये पूरे कॉइल्ड में ये रीएब्जॉर्प्शन होगा। और रीएब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा? तो एसेंशियल जो आयन्स है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो आयनिक रूप में है, और जल बहुत बड़ी मात्रा में है, इसे रीएब्जॉर्ब करके वापस रक्त में मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये लंबा पूरा कॉइल में लगातार ग्लूकोज को भी वापस करना है। ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ये इसके वापस करना हमें आवश्यक है। तो इसके अंदर आ गया है, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है, तो ग्लूकोज और जो सॉल्ट्स वगैरह आ गए, और ज़्यादा मात्रा में जो पानी आ गया, जल आ गया, उसका मैंने अभी आपको बतलाया था कि हार्मोन्स यहाँ सिक्रेशन होता है, ये फंक्शनल होते हैं, और ये इस क्रिया को करने में मदद करते हैं। और फिर से रक्त में ग्लूकोज और जो एसेंशियल सॉल्ट्स है और ज़्यादा से ज़्यादा जो जल है, वह रिलीज़ वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और रीएब्जॉर्ब हो करके वो पूरा यूज़ हो गया। और यहाँ फिर आते आते आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ वो यूरिन बचा है, और उसे यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब में वो जमा हो गया है। और जो ब्लड है वो रीनल वेन, मैंने दिखलाया है कि रीनल वेन को चला गया, जो पर्पल कलर का है, लेकिन इसमें ग्लूकोज और सारे एसेंशियल जो सॉल्ट्स वगैरह थे, सोडियम, पोटाशियम के, ये सब इसमें वापस चले जा चुके हैं। और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के कारण यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांसफरेंस लगातार रीनल वेन में। मैंने दिखलाने का प्रयास किया है कि यह सारा ऑक्सीजन का, एनर्जी का भी इसमें बहुत उपयोग है, तो ऑक्सीजन का यूज़ होता जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी साथ में ये रीनल वेन कलेक्ट करता जाता है, तो ब्लड का कलर ऐसा हो जाता है। तो ये ब्लड जो है ये अभी रीनल वेन में जा रहा है। और फिर से ये चूँकि ब्लड का कंस्टिट्यूशन ठीक हो गया है, उसमें जितना पानी होना चाहिए, जो सॉल्ट्स वगैरह होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, वो सब उसको वापस मिल गया, और वो फिर से नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें वापस चला जा चुका है। तो ये सारा क्रिया है, ये काफ़ी जटिल है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। मैंने इसलिए इतना बड़ा सा अच्छा सा आपको कर दिया है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों ने ये तीनों चीज़ देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ उच्च दाब पर, ये एफरेंट आर्टेरियोल से सारा रक्त में जो भी
उत्सर्जी पदार्थ थे वो भी निकले, साथ में ग्लूकोज और कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स भी निकले और पानी भी निकले, और वो सब इसमें चले गए छानने के लिए और लंबा चौड़ा छानने के लिए। और एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो थक्का वाला गाढ़ा रक्त अभी इसके अंदर जमा किया है, बहुत ही गाढ़ा है, इसमें और भी चीज़ मटेरियल्स चाहिए होगा। तो ये छानते 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 आप देख रहे हैं कि रक्त को वापस सारा मटेरियल मिल जाता है, जैसे कि ग्लूकोज और सॉल्ट्स उन्हें प्राप्त हो जाता है, और पानी, और इससे ये ब्लड जो है वो फिर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाता है और रीनल वेन को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब, ढेर सारा कलेक्टिंग ट्यूब जमा होकर पेल्विस में कलेक्ट करेंगे और यूरिन को उसमें डालेंगे, और फिर उसको यूरेटर के द्वारा यूरेथ्रा में आएगा। यूरेथ्रा एक पियर शेप का है जिसमें एक ट्राइगोन है, और वहाँ पर आपको स्फिंक्टर मसल्स है, अकॉर्डिंगली आप उससे मूत्र का निष्कासन करते हैं। तो इसको आप लोग फिर से अपना समझेंगे। अब है कि बीमारियां होती हैं, तो बीमारियां जब होती हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो रीनल फेल्योर, किडनी का फेल्योर। आप लोग बहुत आजकल आम भाषा में सुनते होंगे कि उनका किडनी फेल हो गया है, अब उनको डायलिसिस पर डाला जा रहा है, ये काफ़ी कॉमन है। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस। इसे क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। यहाँ एक आर्टिफिशियल किडनी बनाया गया है। यहाँ आप लोग देखें कि एक पेशेंट जो है उसके रेडियल आर्टरी यानी कलाई के पास वो धमनी है, उसमें से रक्त को निकाला है, और उसको ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो किडनी जैसा काम कर रहा है, इसको डायलाइज़र कहते हैं, इसमें इसका छानने का काम करता है। यहाँ से एक डायलाइजिंग विलियन डाला जाता है जिसके कारण ये क्रिया हो पाती है, और यूरिन इधर से रिलीज़ हो रहा है। आप लोग देखें ये स्ट्रक्चर, और इस तरह से इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी निकालने के बाद ब्लड को रखना पड़ता है, लेकिन ब्लड को एंटीकोअगुलेंट डाल करके ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक रखा जाता है, और पुनः जब सारा ये क्रिया संपादित हो जाती है, यूरिन बन जाता है, तो यहाँ भी कम हो गया डायलाइजिंग विलियन, तो फिर से फ्रेश डायलाइजिंग विलियन यहाँ डाला जाता है। यह क्रिया काफ़ी देर चलती है, और सारा मूत्र जो है धीरे धीरे पेशेंट के आर्टिफिशियली बाहर निकाल दिया जाता है, और जब और अभी नहीं निकलेगा तो शीरा के द्वारा फिर वापस कर दिया जाता है। उस समय उसका टेम्परेचर ठीक करके उसे पुनः शरीर के शीरा के द्वारा उसको अंदर कर लिया जाता है। तो ये है आर्टिफिशियल किडनी बना करके ऐसे पेशेंट को जिनका उनका रक्तचाप रहता है, तो उनका ये प्रॉब्लम रहता है, या फिर क्षतिग्रस्त हो गया है ब्रिक किसी तरह से, तो ये सब हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। ये हमारा एक आजकल बीमारी, इम्पॉर्टेंट बीमारी है, इसका निदान भी है कि डायलिसिस करके उनको आर्टिफिशियली यूरिन निकाला जाता है। अब लास्ट में हम लोग आ गए कि कुछ कुछ बीमारियां होती हैं, डिजीज़ेस। ये उत्सर्जन तंत्र के डिसऑर्डर से कुछ गड़बड़ी हुई, उससे ये होती है। तो सेकंड वाला जो रीनल फेल्योर है, इसका तो मैंने डिटेल आपको बताया। मेनली इसमें है कि उच्च रक्तचाप नहीं होना चाहिए, उसका मेन वजह है। साथ में कुछ घटना भी घट गई, क्षतिग्रस्त हो गया, ये अलग बात है। फिर फर्स्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं गाउट। ये इनहेरिटेड भी होता है, यह जो भी एमिनो एसिड्स के फलस्वरूप यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह बना है, वो जोड़ों में, घुटनों में, अंगुलियों में, हर जगह जमा हो जाता है, और ये जमा होकर बहुत ही तकलीफ़देह ये बीमारी हो जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं गाउट। तो इसका मुख्य कारण है कि खास करके जब जवान है, मसल्स बन रहे हैं, उस समय आपको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। बाद के दिनों में एल्डरली पीपल को उतना प्रोटीन्स की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा वियर एंड टीयर के लिए चाहिए, तो उन्हें अधिक मांस वगैरह ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो गाउट से बचना चाहिए, नहीं तो फिर आप अपंग भी हो जाएंगे। अब थर्ड है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
यूरेटर वगैरह में, यूरेथ्रा, ये सब के पास कुछ इन्फेक्शंस भी होने का खतरा रहता है, तो फिर उसको ऑपरेट करके निकालते हैं। या उसमें स्टोन्स भी होता है, जैसे किडनी में भी स्टोन्स होते हैं जो एसिड सब जमा हो करके स्टोन का रूप धारण करते हैं। तो ये सब बीमारी आप कह सकते हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है, उन सब से यह रिलेटेड बीमारियां होती है। अब एक हार्मोनल बीमारी के बारे में अब जानें। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है, आप लोग सब लोग जानते हैं इसका नाम, लेकिन यह 2 प्रकार का होता है। ये एक कॉमन है डायबिटीज़ मेलिटस। ये इंसुलिन, जैसा मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी उसमें बताई थी कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो पैनक्रियास के द्वारा रिलीज़ होता है, और इसका काम है जो ग्लूकोज है, जो सॉल्युबल है, उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में ग्लाइकोजन और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करें। अगर इसकी मात्रा कम होगी तो जो ग्लूकोज मैंने खाया वो घुलनशील रूप में हमारे मूत्र में आ जाएगा और हम उसको छान के वापस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी मात्रा ही अधिक होगी। तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये हार्मोनल है, में इसका इनसफिशिएंट इंसुलिन का प्रोडक्शन होने से, रिलीज़ होने से ये बीमारी होती है। फिर दूसरी बीमारी भी है जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, वासोप्रेसिन। ये हार्मोन बड़ा इम्पॉर्टेंट है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, इसका मुख्य रोल है। ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये इसमें शामिल रहते हैं, इस काम को करते हैं। ये कहलाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है यह डिहाइड्रेशन अत्यंत उत्पन्न करता है और इससे मृत्यु तक हो जा सकती है, कोमा में भी लोग जाते हैं, ये काफ़ी खतरनाक है। अब ये कॉमन एक बीमारी है जॉन्डिस, पीलिया रोग। पीलिया रोग क्या है? जैसा मैंने बताया कि लीवर जो है वो आरबीसी सेल्स को डिग्रेड भी करता है, विखंडन करता रहता है, और जिसमें कुछ मात्रा में बाइलिरुबिन उत्पन्न होता है। बाइलिरुबिन की मात्रा अगर ज़्यादा उत्पन्न होने लगेगी तो हमें पीलिया रोग होगा, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो आप लोग इन सारे बातों को पढ़ के समझ रहे होंगे कि हमारे ये जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो भी पदार्थ है, जहरीले पदार्थ, गलत चीज़, उनका निष्कासन होना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी हम लोग दवाई भी ज़्यादा खा लेते हैं, वो सब भी फ्लश आउट होते रहता है। और तो आप समझ सकते हैं कि मूत्र कितना इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने कुछ गलत चीज़ खाया तो वो भी उसमें रिलीज़ होगा, और ज़्यादा खाएंगे तो फिर उसका रिएक्शंस कुछ अलग भी हो सकता है। तो बस आप लोग अपनी किताब को देखें, चित्र बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो भी मैं नहीं बता पाई होंगी उसको समझने का कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। रीटा, ठीक है? रीटा? रीटा? क्या हुआ? मेरी डॉट तो 1 महीने बाद है ना? मगर भाभी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है। तो
अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है। इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना? महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं। तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा तब तो वो 30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी। तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताओ ना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा, पहेली फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा 14 तारीख को। हाँ, अरे भारी पहेली की सहेली, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली। सर, कहाँ है मेरा उपहार? कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगले तारीख का अंदाजा लगा सकती हो। समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे क्या करी? अरे खींचो मत। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है।
कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें।